हाँ जी बच्चे, लास्ट हमने ना क्लास में किया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और उसका आपको मैंने फॉर्मूला बताया था स्मॉल m इंटू 2l, और उसके यूनिट्स थे एम्पेयर मीटर स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के। है तो ये वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन है कि आपके पास ये बार मैग्नेट है दो, हमने इस तरह रख दी, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। दोनों मैग्नेट्स आइडेंटिकल है, दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, वो m दे रखी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है फाइंड नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हमने इसमें नेट पता लगानी है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हाँ जी, तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको आप वेक्टर सपोज करो। एक वेक्टर m है, दूसरा वेक्टर भी m है, दोनों वेक्टर्स में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो जो नेट आपके पास m बनेगा वो अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बन जाएगा बस डायरेक्ट। तो ये आपके पास जो नेट m बनेगा वो आपके पास बन जाएगा m रूट 2। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा होती है एंगल बाय सेक्टर पे। एंगल बाय सेक्टर का मतलब हो गया ये आपके पास m रूट 2 ये डायरेक्शन बन गई। एंगल बाय सेक्टर पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 45 डिग्री का। मतलब सिंपल आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को वेक्टर मान के चलना है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है साउथ टू नॉर्थ होती है बस, और कुछ नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अ बार मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M। ठीक है, इट इज रीशेप into semicircle. It is reshaped into semicircle. What is the new magnetic dipole moment? एक बार मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कैपिटल M, ये -m साउथ पोल प्लस स्मॉल m है नॉर्थ पोल। हम दोनों में डिस्टेंस ले लेते हैं 2l। ये m आपको गिवन है न्यूमेरिकल में, तो पहले आप m का फॉर्मूला लिख ले। m का क्या फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू 2l, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, जब हमने m का फॉर्मूला लिख लिया, अब मैंने इस मैग्नेट को ना सेमी सर्कल में बाउंड कर दिया। तो मैंने इस मैग्नेट को बेंड करके ये मैग्नेट आपके पास क्या बन गई सेमी सर्कल बन गई। अगर ये मैग्नेट आपके पास सेमी सर्कल बन गई है तो ये आपके पास साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल ऐसे बन गया। पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ -m, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है +m। जब मैंने इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया तो साउथ और नॉर्थ में डिस्टेंस कितना बना, अब 2r बन गया ना, डायमीटर बन गया। डिस्टेंस कितना बन गया 2r बन गया। तो अब जो नई पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी m', उसको मैं ये लिखूँगा ना m इंटू 2r, ये लिखेंगे अपन m इंटू 2r, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। अब मेरा मेन काम है, अब मैंने r की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, वो यहाँ पुट कर देंगे, फिर देखते हैं। अब मुझे ये बताइए मैग्नेट की पहले लेंथ कितनी थी 2l थी, उस 2l लेंथ को मैंने सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर लिया। तो 2l जो लेंथ है वो सेमी सर्कल में कन्वर्ट होगी, और आप सबको पता है सेमी सर्कल की लेंथ होती है πr। पूरा सर्कल कितना होता है 2πr, तो सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है πr। यहाँ से तुम r की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू आ जाएगी 2l/π।
तो यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 2L/पाई, हमने आर की वैल्यू पुट कर दी 2L/पाई। अब यहाँ से देखो m इंटू 2L किसके बराबर है, कैपिटल M के, तो m इंटू 2L किसके बराबर है, कैपिटल M के। इसका मतलब आपके पास जो m डैश बनेगा वो बनेगा 2/पाई और m इंटू 2L कितना है, कैपिटल M है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m डैश 2m/पाई। तब अब मैग्नेट को बेंड करके कट करके भी हम मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर सकते हैं। अब अपन न्यूमेरिकल करेंगे कट वाले कि हमने मैग्नेट को कट किया है तब क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी मैंने शेप चेंज की थी, कट नहीं किया, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रही, पोल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हुआ जिससे m डैश चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी अपन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ही कर रहे हैं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ है। मैं क्वेश्चन लिखवा नहीं रहा, डायग्राम बना के बता रहा हूँ। इट इज़ कट अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको अपन ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। इसको हमने ना ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कट कर दिया इक्वल पार्ट्स में। हमने मैग्नेट को सेंटर से 2 पार्ट्स में कट कर दिया। और जो कटिंग अपन करते हैं ना, किसी हम मशीन से कटिंग करते हैं, मतलब कटिंग वाली मशीन से, हैमर नहीं करते। अगर आप मैग्नेट को हैमरिंग करोगे ना तो मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम कभी मैग्नेट को हैमर नहीं करेंगे। मैग्नेट को अगर अपन कट करेंगे तो किसी कटर से कट करते हैं और सेंटर से अपन ने ऐसे कट कर दिया। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन, पहला पार्ट है पोल स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्मॉल m पे, और दूसरा है कैपिटल M पे क्या फ़र्क पड़ेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे। ठीक है, तो जब मैंने मैग्नेट को ऐसे कट किया तो मुझे बताइए आप, 2 मैग्नेट्स इसकी तैयार हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी, 2 मैग्नेट्स बन जाएगी इसकी। तो लेफ़्ट साइड पे नॉर्थ था तो ये साउथ हो जाएगा, ऐसे ये नॉर्थ और ये साउथ, 2 मैग्नेट्स बन गई। तो जब मैंने इसको सेंटर से कट किया तो क्या इसकी विड्थ पे कोई फ़र्क पड़ा, क्या इसकी विड्थ पे कोई फ़र्क पड़ा, विड्थ पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर विड्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। पोल स्ट्रेंथ ना मैग्नेट की विड्थ पे डिपेंड करती है, विड्थ को हमने कट नहीं करा तो पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम, वो तो सेम होगी। अब अगली चीज़ आती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डैश। हमें ये बताइए, जब मैंने ऐसे कट किया तो पोल स्ट्रेंथ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ा, हाफ होगी। मैग्नेट की लेंथ क्या होगी, हाफ होगी। लेंथ हाफ होने से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M का स्मॉल m इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। अब पोल्स के बीच में डिस्टेंस हाफ रह गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ सेम, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें। अब हमने क्या किया, मैग्नेट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया अलोंग द एक्सिस। तो बताना है पोल स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग द एक्सिस। हाँ जी, तो बताइए, अब अलोंग द एक्सिस जब मैंने कट किया तो ऐसे थिन मैग्नेट्स बन गई 2, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, 2 थिन मैग्नेट्स बन गई जब मैंने अलोंग द एक्सिस कट किया। जब ये 2 थिन मैग्नेट्स आपके पास बनी तो ऐसे कट करने से जो पोल स्ट्रेंथ हुई, विड्थ हाफ होगी ना, तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। अगर मैग्नेट की विड्थ हाफ हुई तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ का लिंक ना मैग्नेट की विड्थ के साथ है, ठीक है ना। हमने इसको अलोंग द एक्सिस कट किया, पोल स्ट्रेंथ हाफ तो विड्थ मतलब हाफ तो पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी। अब लेंथ पे फ़र्क पड़ा कोई, हाँ जी लेंथ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन m डैश का क्या फॉर्मूला होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। डिस्टेंस तो सेम रहा इन पोल्स के बीच में, पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी।
तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगी। तो एम डैश की जो वैल्यू है वो हाफ रह जाएगी। हाफ किसके कारण रही? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी, इसके कारण एम डैश हाफ रह जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना मुझे कि ये मैग्नेट है, इसको मैंने ना अब ऐसे कट कर दिया, इसके 4 हिस्से बन गए, 4 पार्ट्स बन गए। अब बताइए एम डैश की पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितनी होगी? इसके अब 4 पार्ट्स बन गए आपके पास। हाँ जी, पहले आप विड्थ चेक करो। विड्थ, क्या मैग्नेट की विड्थ पहले से हाफ हो रही है? हाँ जी बोलो। जब मैंने ऐसे कट किया 4 मैग्नेट बन गई, क्या विड्थ हाफ हो रही है? आंसर है यस, विड्थ हाफ हो रही है। तो अगर विड्थ हाफ हो रही है तो पोल स्ट्रेंथ तो हाफ हो ही जाएगी फिर, ठीक है ना। दूसरी बात बताइए, क्या लेंथ हाफ हो रही है? हाँ जी, लेंथ भी हाफ हो रही है। पोल स्ट्रेंथ भी आपने देखा हाफ होगी। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगी कैपिटल एम डैश, क्या m/4 लिख दे? विड्थ भी हाफ होगी, विड्थ हाफ होने से पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी और लेंथ भी हाफ हो रही है, तो टोटल जो एम डैश बनेगा वो m/4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहा है इसी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये मैग्नेट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। इट इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस पॉइंट का नाम इसने दे रही है अपने को ए, इस पॉइंट का नाम दे रही है बी। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड पोलैरिटी फाइंड द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी। पहले तो आपने ए और बी की पोलैरिटी बतानी है कि कौन प्लस है कौन माइनस है। फाइंड द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी। सेकंड पार्ट है बी इज प्लेस्ड ऑन ए एंड, इसको हमने सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, एंड सी इज प्लेस्ड ऑन डी। फाइंड नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हाँ जी, तो तुम ये कह लो, पहला पार्ट चलो करते हैं पहले। अब हमने मैग्नेट को 2 पार्ट में कट किया, डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। तो मुझे ये बताइए आप कि आपके पास ए और बी की पोलैरिटी क्या बनेगी? हाँ जी, आपके पास जो ये वाला है ये नॉर्थ पोल है, तो जो ए होगा वो क्या बनेगा? ए होगा वो क्या बनेगा? साउथ बनेगा। सी साउथ है तो बी क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा। ये तो आपको पता चल गया, पहला पार्ट ख़त्म हो गया। दूसरे पार्ट में अब ये समझो कि आपके पास अब 2 मैग्नेट्स बन गई है, डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और इसके ऊपर हमने जो दूसरी मैग्नेट रखी उसका बी पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है सी। ये रखा ना इन्होंने, ये लिखा है बी इज़ प्लेस ऑन ए एंड सी इज़ प्लेस ऑन डी। अब जो डी है वो आपके पास है नॉर्थ पोल और प्लस एम होती है पोलैरिटी, और जो ए है वो आपके पास है साउथ पोल और साउथ पोल की पोलैरिटी होती है माइनस एम। अब बी बताओ, बी कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल की पोलैरिटी तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि अपा ने विड्थ तो कट करी नहीं, हमने तो सेंटर से कट करा है। सी की पोलैरिटी साउथ पोल है और साउथ पोल पे क्या है? माइनस एम है। मैंने सारा कुछ डायग्राम देख के बना दिया। विड्थ कट नहीं करी है ना अपन, लेंथ हाफ करी है, विड्थ सेम है, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, ठीक है। जितने मर्जी आप हिस्सों में इसको कट करें, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। अब बनाना जरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बोलो। पहले केस में साउथ टू नॉर्थ, दूसरे केस में साउथ टू नॉर्थ। क्या दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है? हाँ जी ऑपोजिट है। क्या दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होगी? हाँ सेम होगी। क्यों? क्योंकि पोल स्ट्रेंथ भी सेम है ऊपर वाली और नीचे वाली मैग्नेट में, और लेंथ भी सेम है।
तो जिसके कारण ये अगर मैं इसको m लेता हूँ तो ये भी m है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नेट m बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। नेट m कितना बनेगा आपके पास, 0 बनेगा। तुम इसको इस तरह भी समझ सकते हो, मैंने आपको बताया था जो पोल्स होते हैं वो चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर रखा है पॉजिटिव चार्ज, प्लस माइनस कैंसिल, ऐसे ही प्लस और माइनस कैंसिल, तो ख़त्म हो गया। नेट m कितना हुआ, 0 हुआ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैग्नेटिक मूवमेंट से कर लो। नीचे वाली मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट राइट साइड पे है, ऊपर वाली मैग्नेट की मैग्नेटिक मूवमेंट लेफ़्ट साइड पे है, दोनों की डायरेक्शन है क्या, ऑपोजिट है, तो कैंसिल हो गई। तो आपके पास नेट m कितना आ गया, 0 आ गया। अगर नेट m 0 आ जाए, इट मीन्स इट डज नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा सिस्टम ये वाला। नाउ दिस सिस्टम डज नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये एक दूसरे के साथ जुड़ गया ना, साउथ के साथ नॉर्थ जुड़ गया मैग्नेट का। अब कभी भी चेक करना, मैग्नेट के 2 पीस लेके आना, साउथ के साथ नॉर्थ और नॉर्थ के साथ साउथ जोड़ देना इस तरह, वो आयरन के पीस को किसी और चीज़ के साथ फिर अट्रैक्शन नहीं करेगी। ये आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे मैग्नेट्स को रखने में ना मैग्नेटिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मैग्नेट अगर ऐसे रखी जाए कुछ दिनों तक तो वो ख़राब हो जाती है, उसमें मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है। इसलिए जब आप बाज़ार से लेके आते हैं ना बार मैग्नेट, तो उनके बॉक्स के अंदर 2 मैग्नेट्स रखी होती है इस तरह, बीच में ना वुडन का एक पीस डाला होता है। उस वुडन के पीस ने उन दोनों मैग्नेट्स के बीच में गैप बना के रखना है ताकि वो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ख़राब ना हो। अगर जो मैग्नेट ऐसे पड़ी रहेगी 10, 15, 20 दिन, तो ये मैग्नेटिज्म इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, ये आपको मैंने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चंस करवाए। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ, वो आपने याद रखने, उसके बगैर हम चैप्टर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। फॉर्मूले याद करवाने का एक मेथड है, वो आप देखेंगे। इधर तुम एक लाइन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इधर आप हेडिंग बनाएंगे मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले तो आपने कूलम लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मैग्नेटिज्म में कूलम लॉ का फॉर्मूला μ0/4π m1 m2/r² बन जाता है। ये बताया था ना आपको मैंने। और थोड़ा ध्यान से देखो, Q1 Q2 की जगह m1 m2 आ गया, पोल स्ट्रेंथ आ गई। दूसरा फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये पढ़ा था, 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पोल μ0/4π m/r²। ये आप फॉर्मूले डायरेक्ट लगाएंगे क्वेश्चंस में, μ0/4π m/r²। चेक कर लो, जहाँ पे Q आ रहा था ना उसकी जगह पे m आ रहा है। थर्ड आपने करा था इलेक्ट्रिक फोर्स FQE, याद है? जब भी आप चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो फोर्स की वैल्यू आती थी QE। ऐसे अगर आप कोई पोल रखे तो फोर्स तो F वही रहेगी, Q की जगह आ जाएगा m, बट m पोल स्ट्रेंथ, और E की जगह आ जाएगा B फॉर व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूले वही है सेम, बस सिंबल चेंज हो रही है ना, मैग्नेटिज्म के हिसाब से लग रही है अपने पास सिंबल। फोर्थ, आप सबने बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन का फॉर्मूला पढ़ा था। एकदम रुक जाओ, ये ना करो अभी। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q × 2L, है ना जी। मैग्नेटिज्म के अंदर यही फॉर्मूला मॉडिफाई होने के बाद P की जगह आ जाएगा M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। Q की जगह आ जाएगा m, डिस्टेंस वही है, ये मैंने आपको बताया था। तो P की वैल्यू Q × 2L की जगह आपके पास M की वैल्यू m × 2L आ जाएगी। फिफ्थ,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था K इंटू 2P/r³। ये आपने डेरिवेशन की हुई है। और जो K है, K की जो वैल्यू है वो होती है 1/4πε0। K की वैल्यू होती थी 1/4πε0। यही फॉर्मूला अगर हम मैग्नेटिज्म में ड्यू टू बार मैग्नेट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पे पता लगाए तो ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा μ0/4π 2m/r³। मतलब P की जगह आपके पास कैपिटल M आएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन का आपके पास फॉर्मूला था Kp/r³। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ K? 1/4πε0। ये आपके पास था इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इक्वेटोरियल लाइन पे क्या बनेगा? 1/4πε0 की जगह हम μ0/4π लिखेंगे, इधर m लिखेंगे। P की जगह इधर हम m लिखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपको याद होगा टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, दैट इज P×E। तो इसमें जो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M×B। तुम ये याद रखो कि जो बार मैग्नेट है ना, समझने के लिए जो बार मैग्नेट है ना, यहाँ से लेकर आगे तक फॉर्मूले, जो बार मैग्नेट है इट बिहेव लाइक ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सारा कुछ सेम ही चलेगा। बार मैग्नेट यहाँ से सारे फॉर्मूले कॉमन चलेंगे। बार मैग्नेट बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो वो देखो बार डाइपोल पे टॉर्क और उधर बार मैग्नेट के पे टॉर्क। ठीक है। इसी तरह आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था -PE cos थीटा डाइपोल वाले केस में। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा डैट इज़ -MB cos थीटा। -PE cos थीटा उधर क्या आ जाएगा? -MB cos थीटा। ठीक है। ये फॉर्मूलेज बच्चे आपने याद रखने हैं। अब आपको मैं थोड़ा CBSE ने जो कुछ चेंज किया है, सिलेबस कट किया है, वो बता रहा हूँ। पहले पिछले से लास्ट ईयर क्या था, इसकी हम डेरिवेशन करवाते थे बच्चों को। इस बार इसकी डेरिवेशन सिलेबस से कट है, नहीं करनी। ये डेरिवेशन हम करते थे, इस बार भी नहीं करनी है। ये दोनों डेरिवेशन कट कर दी है। मैं आपको इनके फॉर्मूले समझाऊंगा। फॉर्मूले तो बता ही दिए है, अप्लाई करना सीखेंगे हम। इसके 1-2 तरह के न्यूमेरिकल करेंगे, बस इनकी डेरिवेशन नहीं करनी। टॉर्क की डेरिवेशन अब है, ये नहीं कट की, तो ये डेरिवेशन बिल्कुल इसके जैसी ही है, ये कट नहीं की। ये भी करना है अपन ने। मैं 2 डेरिवेशन इसने कट कर दिया। उनको कहता है अप्लाई कर सकते हो, तुम अप्लाई करना है, इनके न्यूमेरिकल करने हैं अपन ने, ड्राइव नहीं करने। तो इस बार ये 2 चेंजेस थे आपके पास, ये हम करेंगे। अब सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक आप कर लेते हैं, फिर हम ये कल स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल डिटो, सब कुछ सेम चल रहा है। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म लिखेंगे। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सही तरह पढ़ा है तो आपको बिल्कुल डिटो सेम वैसा ही लग रहा है जैसे आप गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते थे, वैसे गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म आ गई है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए जो मैंने आपको बनवाया अभी। इसके बेस पे अपन कल सब कुछ करेंगे स्टार्ट, क्वेश्चंस वगैरह, डेरिवेशन जो करने वाली है, जो सिलेबस में अब है। अब हम फिलहाल गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता रहा हूँ, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट। वापस गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है E.ds इक्वल टू 1/ε0 टाइम नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यही था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज Q इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो यही गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म जो लिखी जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बजाय मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, इक्वल टू
सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस 1/ε0 की बजाय अपन म्यू नोट लगाते हैं, ठीक है। क्लोज सरफेस में, गॉसियन सरफेस में जो नेट चार्ज की बजाय हम क्या लिखेंगे, नेट पोल स्ट्रेंथ, एम नेट, नेट पोल स्ट्रेंथ एम नेट लिखेंगे। लेकिन आपको पता है बार मैग्नेटिज्म में नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ पोल तो होगा, नॉर्थ के साथ साउथ पोल हमेशा ही होगा, अकेला नॉर्थ नहीं होगा, अकेला साउथ नहीं होगा, जिसके कारण अगर अपन एम नेट लिखे तो वो प्लस स्मॉल एम और माइनस ऐसा लिखा जाएगा, और सॉल्व करने के बाद ये जीरो आएगा। इसका मतलब गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है बी डॉट डी एस ओवर द क्लोज पाथ वो हमेशा ही जीरो आएगी, हमेशा ही जीरो आएगी। बी डॉट डी एस की सरफेस इंटीग्रेशन ऑलवेज जीरो। क्यों? ये तो हमने स्टेटमेंट लिख ली जीरो के बराबर ही है। क्यों है जीरो? ये जीरो के बराबर क्यों है? बिकॉज इन मैग्नेटिज्म मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ये जीरो के बराबर क्यों है? बिकॉज इन मैग्नेटिज्म मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है? डाईपोल। डाईपोल में एक प्लस स्मॉल एम होगा पोल स्ट्रेंथ, एक माइनस स्मॉल एम होगी, हमेशा ही कितना आएगा? जीरो आएगा। अब इसका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं। व्हाट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम? What is the modified form of Gauss theorem if monopole exists? What is the modified form of Gauss theorem if monopole exists? अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करे तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगी? तो अगर सिंगल पोल मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करता है तो मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करे, वैसे पॉसिबल नहीं है, तो अगर मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाए तो उसकी मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एम। एक पोल की पोल स्ट्रेंथ जो भी होगी म्यू नॉट इंटू स्मॉल एम, बट इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? ये तो इन्होंने वैसे एक सिचुएशन दे दी कि अगर आपके पास मोनोपोल हो तो क्या लिखोगे, तो हम म्यू नॉट इंटू स्मॉल एम लिखेंगे। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये हमेशा ही किसके बराबर होता है? जीरो के। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बनते हैं। तो बच्चे कल हम नेक्स्ट इसके बार मैग्नेट के क्वेश्चंस करेंगे। इतना आप करिए। थैंक यू।